the topic is tissues and this class is for the GNM nursing first day students. हमने प्रीवियस क्लासेस में सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस एंड सेल की रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है. आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में. सो व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. सो आप सबको पता है कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं जब वो एक साथ हम ग्रुप टुगेदर करते हैं उनको कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ नोन एज द टिश्यूज़. सो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है टिश्यूज़ का? टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है उनका क्या साइज़ है, उनकी क्या शेप है और उनका क्या फंक्शन है. क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ इज़ डन अकॉर्डिंग टू द सेल साइज, शेप एंड द फंक्शन. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. 4 इंपॉर्टेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मसल टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू. इस क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. सो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो आपकी स्किन है वो किस टिश्यू की बनी है? एपिथेलियल टिश्यू. एपिडर्मिस जो लेयर होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड. वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज में होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं. इंटरसेलुलर सब्सटेंस जिसको कि हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इट इज़ मिनिमल. जो सेल्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स में फ्लो कर रहे होते हैं. ये जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली हैं, क्लोजली प्लेस्ड हैं, क्लोजली लोकेटेड हैं, इसलिए जो मैट्रिक्स होता है वो यहाँ पे कम होता है. ठीक है. ये जो मैट्रिक्स होता है ये किस किस चीज़ का बना होता है? ये मैट्रिक्स होता है एक तो फ्लूइड का बना होता है, एक फाइबर का बना होता है और एक ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है. तो ये एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो बहुत ही पास होंगे एक दूसरे के. जो इनके बीच में जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम होता है. सेल्स जो होते हैं वो लाई करते हैं ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो उनके एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उनके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, वो भी एपिथेलियल सेल्स की ही होती है. नाउ एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? इट कवर द बॉडी पूरी होल बॉडी को कवर करता है. जो कैविटीज़ हैं, बॉडी कैविटीज़ हैं, उनकी लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू होता है. हॉलो ऑर्गन्स की लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू होता है. और जो ट्यूब्स होती हैं जैसे कि आपका यूट्रिन ट्यूब्स हो गया, ओविडक्ट्स हो गया, मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, या फिर आपका ईसोफेगस हो गया, ऑल दीज ट्यूब्स, इन सब की लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू होता है. सो क्या फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के? फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द फिजिकल ट्रॉमा एंड रेडिएशन. आपकी जो स्किन है उसका जो एपिडर्मिस लेयर है वो किससे प्रोटेक्ट कर रही है? फिजिकल ट्रॉमा. कोई भी अगर लेसरेशन हो जाए या कट हो जाए तो फिजिकल ट्रॉमा से प्रिवेंट करना. जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं या कोई भी रेडिएशन आ रही है उससे प्रोटेक्ट करना. सेकेंड, सीक्रेशन करना स्वेट का, म्यूकस का, एंजाइम्स का और हार्मोन्स का. थर्ड फंक्शन एब्जॉर्प्शन जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड, राइट. सो एब्जॉर्प्शन करना. देन प्रोवाइड सेंसेशन. जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें नर्व सेल्स भी होते हैं. नर्व सेल्स होने की वजह से एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड द सेंसेशन. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. नाउ एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल और एक है स्ट्रेटिफाइड. हमने सिंपल और स्ट्रेटिफाइड को क्यों बोला है? क्योंकि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें जो लेयर होती है इस सेल्स की वो एक ही लेयर होती है. इसका मतलब यूनी लेयर्ड क्या है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है. और जो स्ट्रेटिफाइड है उसमें मल्टी लेयर्ड है, मतलब उसमें जो लेयर है एपिथेलियल सेल्स की वो बहुत ज़्यादा है, एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं. इसलिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ single layer of cells and stratified epithelial tissue is made up of several layer of cells. अब जो सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन सेल की शेप क्या है. अगर स्क्वैमस शेप है तो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल शेप है तो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, कॉलमनर है तो कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम.
मीन्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ऐसे स्ट्रेटिफाइड को दो में डिवाइड किया है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ सिंपल एपिथेलियम हम पढ़ चुके हैं। सिंपल एपिथेलियम बेसिकली वन लेयर होती है सेल्स की। मोस्टली इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना और फिल्ट्रेशन करना। इसके तीन टाइप्स हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और द कॉलमनर। अगर आप देखो स्क्वामस एपिथेलियम मीन्स, अगर आप जो सेल्स देखो ये किस तरीके हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हैं, वाइडर हैं, इनकी हाइट कम है बट इनकी विड्थ ज़्यादा है, एक तरीके से राउंडेड हैं और वाइडर हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है स्क्वामस एपिथेलियम? हार्ट के इंडोकार्डियम जो लेयर है वो स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जिस एपिथेलियम के बने हैं उसका नाम क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको हम इंडोथेलियम भी बोलते हैं। देन एल्वोलाई जो है लंग्स के, वो स्क्वामस एपिथेलियम के बने हैं। जो नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उनकी जो लाइनिंग है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो इन सारे बॉडी ऑर्गन्स की लाइनिंग में है। नाउ क्यूबॉइडल मीन जो सेल्स की शेप है वो कैसी है, क्यूब शेप्ड है। इसका मतलब जो हाइट है और जो विड्थ है वो क्या है, सेम है। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में, कुछ ग्लैंड्स में, और इनका फंक्शन क्या होता है, सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड द एक्सक्रीशन। थर्ड है आपकी कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी उनकी हाइट ज़्यादा है बट विड्थ क्या है, कम है। इसका मतलब कैसी शेप्ड है, कॉलम शेप्ड है। ये कहाँ कहाँ पर होती है, ये होती है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और ट्रेकिया में। जो आपकी कॉलमनर एपिथेलियम है इसमें अडेप्टेशंस होती हैं ताकि जो सेल्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन कर पाएँ। जैसे कि आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। तो जो कॉलमनर सेल्स हैं उसमें क्या होंगे, माइक्रोविलाई होंगे, जो कि क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा ईजली और ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो। ऐसी जो ट्रेकिया है उसमें भी सीलिया होते हैं। उनके ट्रेकिया की जो लाइनिंग है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी है, और कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है, सीलिया है। सीलिया का क्या फंक्शन है, जो म्यूकस कलेक्टेड होता है वो उसको मूव करता है, प्रोपेल करता है ताकि वो थ्रोट तक जा सके, और फिर हम कफ रिफ्लक्स से उस म्यूकस को आउटसाइड द ट्रेकिया हम डिस्पोज ऑफ कर सकें ताकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं जिसमें अडेप्टेशंस होती हैं, दीज आर द कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, जिसमें कि सीलिया एंड द माइक्रोविलाई मिलती हैं। नाउ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, हमने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम के बारे में जिसके हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए, ये थे स्क्वामस, क्यूबॉइडल और द कॉलमनर। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या है, एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होता है बेसल लेयर्स में। बेसल लेयर मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती हैं वहाँ पे सेल डिवाइड करते रहते हैं और वहाँ पे लेयर बनती है। इसका मतलब नीचे वाली जो लेयर्स होंगी वो क्या होंगी, न्यू होंगी, और धीरे धीरे करके जो पहले वाली लेयर्स होंगी वो ऊपर ऊपर जाती रहेंगी। तो जो कंटिन्यूस सेल डिवीज़न होता है बेसल लेयर में, वो पुश करता है सेल्स को नियरर एंड नियरर टू द सरफेस। तो अगर हम किसी भी एपिथेलियम को देखें उसके दो सरफेस हैं, एक तो है नीचे वाली लेयर जिसको सबसे नीचे वाली लेयर जिसको हम बोलेंगे बेसल लेयर, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे सरफेस लेयर। तो जो सेल डिवीज़न होता है वो बेसल लेयर में होता है, वहाँ पे न्यू सेल्स जो होंगे वो बनते जाएंगे, प्रोड्यूस होते रहेंगे, और जितने बाकी सेल्स थे, जो लेयर्स थी, वो ऊपर ऊपर होती जाएगी और फिर वो शेड ऑफ हो जाएगी। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंपल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती थी। क्या फंक्शन होता है स्ट्रेटिफाई का, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द मैकेनिकल वियर एंड टियर। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस हो रहा है या फिर सेल्स की जो है वो एक लाइफ साइकिल होती है, सेल्स डैमेज होते रहते हैं, फिर प्रोड्यूस होते रहते हैं, मीन्स डिवीज़न करते रहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फंक्शन ही यही है कि ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करेंगे
कंटिन्यूस सेल डिवीजन से। नाउ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड में भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे, स्क्वैमस एंड द ट्रांजिशनल। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सबसे बेसल लेयर होती है वो होती है कॉलमनर। ये कॉलम सेल्स हैं, बट उसके जो ऊपर सेल्स हैं वो क्या है, स्क्वैमस हैं। इसका मतलब जो नाम रखा जाता है एपिथेलियम का वो कैसे रखा जाता है, सरफेस के एरिया पे जो सेल्स होते हैं उनके हिसाब से रखा जाता है। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है उसकी जो सबसे नीचे की लेयर है वो तो कॉलमनर होती है, और जो ऊपर सरफेस एरिया पे जो लेयर है वो स्क्वैमस होती है। इसके भी दो टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के भी दो टाइप्स हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब ये नहीं है कि एक एपिथेलियम में केराटिन है और दूसरे एपिथेलियम में केराटिन नहीं है। दोनों में ही केराटिन होता है, बट केराटिनाइज में जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केराटिन होता है, और जो नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं उनमें कम केराटिन होता है। जो आपका केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपकी जो स्किन है, हेयर है और नेल्स हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। जो सरफेस लेयर है, जो सरफेस पे जो लेयर है वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो स्लोली डेड होने लगेंगे। उनका जो न्यूक्लियस होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेड हो जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा, और उनके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन, ये डिपॉजिट हो जाता है। मतलब कि जो सेल्स हैं वो प्रोटीन केराटिन से डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। ये जो केराटिन है बहुत ही टफ़ होता है और रेजिस्टेंट वाला प्रोटीन है, तो ये एक टफ़ लेयर बना देता है जो कि प्रिवेंट करता है कि जो उसके नीचे जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं वो ड्राई ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द केराटिनाइज्ड। एक जो सरफेस लेयर है उस पर जितने भी सेल्स होंगे वो डेड हो जाएंगे, और उनके अंदर एक प्रोटीन होगा केराटिन, वो डिपॉजिट हो जाएगा, और ये केराटिन एक ऐसी लेयर बनाता है जो कि वाटर प्रूफ होती है। इसका मतलब एवापोरेशन नहीं हो पाएगा, और जितने भी नीचे के जो सेल्स होंगे, जितनी भी लेयर्स होंगी वो ड्राई नहीं हो पाएंगी, वो मॉइस्ट ही रहेंगी। नॉन केराटिनाइज्ड जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, it protect the moist surfaces subjected to the wear and tear. It also prevent from the drying out. बट ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, स्किन, हेयर और नेल्स में नहीं पाई जाती। ये कहाँ पे पाई जाती है, आइज के कंजक्टिवा में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में एंड द वजाइना में। तो हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के दो टाइप्स पढ़े, केराटिनाइज्ड एंड द नॉन केराटिनाइज्ड। अब है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप ले लेते हैं। अगर वो रिलैक्स्ड हो रहे हैं तो वो अलग शेप हो जाती है, और अगर वो स्ट्रेच्ड हो रहे हैं तो अलग शेप्ड हो जाती है। जो आप फर्स्ट में देख रहे हो ये क्या है, रिलैक्स्ड। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में, यूरेटर में पाई जाती है। जब ब्लैडर पूरे यूरिन से फिल हो जाता है तो वो ब्लैडर जो होता है वो रिलैक्स्ड हो जाता है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है ब्लैडर में। उसके जो सेल्स होंगे वो रिलैक्स ब्लैडर के टाइम पे इस तरीके से दिखेंगे, जो फर्स्ट इमेज है, और जो स्ट्रेच ब्लैडर होता है उसमें इस तरीके से दिखते हैं, जो कि सेकेंड इमेज है। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज़ में पाई जाती है जो कि स्ट्रेच हो जाते हैं ब्लैडर में, यूरेटर में और यूरेथ्रा में। अगर रिलैक्स्ड है ब्लैडर का टिश्यू तो वो कॉलमनर शेप ले लेते हैं, और अगर स्ट्रेच्ड है तो वो स्क्वैमस शेप ले लेते हैं। अभी हमने दो एग्जांपल देखे थे, दो इमेजेस देखी थी। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो टिश्यू होंगे उनकी शेप क्या होगी, उनकी शेप होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, और जब वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे तो उनकी शेप क्या होगी, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ये हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा डिपेंडिंग अपॉन कितनी लेयर्स हैं, सिंपल एपिथेलियल एंड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर हमने सिंपल एपिथेलियम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, स्क्वैमस, कॉलमनर एंड द क्यूबॉइडल, और स्ट्रेटिफाइड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और दूसरा ट्रांजिशनल। फिर हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया, केराटिनाइज्ड एंड द नॉन केराटिनाइज्ड।
तो ये हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, ये जो टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आपको पता है आपकी स्किन है, मसल्स हैं एंड बोन्स हैं। अगर आप अपने हैंड की मूवमेंट कर रहे हो, अगर लेफ़्ट में डाल रहे हो अपने हैंड को या हिला रहे हो अपने हैंड को लेफ़्ट साइड में, तो आपकी जो स्किन है, बोन है, मसल्स हैं, वो एक ही साथ जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है बोन अलग है, स्किन अलग है और मसल अलग है। दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में। इसमें जो सेल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स थे वो कैसे थे? पैक्ड थे, क्लोजली पैक्ड थे। बट कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ये वाइडली सेपरेटेड होते हैं। इसमें जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। आपने देखा था एपिथेलियल में मैट्रिक्स जो था वो क्या था, कम था, बट कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स होते हैं जो कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट रहते हैं। क्या फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का? बाइंड करना एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अगर हमें एक बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है तो हमें क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए। हमने बहुत सारी ब्रिक्स तो कलेक्ट कर ली हैं, बट ब्रिक्स को जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल्डिंग का कोई यूज़फुल नहीं है, तब तक वो बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगी। सिमिलरली बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स प्लस सीमेंट चाहिए। ये जो सीमेंट है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ऐसी आपकी बॉडी को जितनी भी चीज़ों को बाइंड करने के लिए, जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए किसका यूज़फुलनेस है? कनेक्टिव टिश्यू का। ये प्रोटेक्ट भी करता है एंड इट ऑल्सो डू द इंसुलेशन। इंसुलेशन मीन्स कि आपकी बॉडी को वार्म रखना। नाउ अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किस किस चीज़ का बना है? कनेक्टिव टिश्यू बना है सेल्स का और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। तो ये सेल्स जो हैं ये क्या क्या हैं? सेल्स जैसे कि आप डायग्राम में देखोगे, सेल्स हैं फैट सेल, lymphocyte, macrophage, melanocyte and the muscle. These are the cells. और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो चीज़ें आती हैं, ग्राउंड सब्सटेंस एंड द फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो जिस सब्सटेंस से भरा होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में आता है एक तो फ्लूइड, दूसरा आता है प्रोटीन और तीसरा आता है प्रोटियोग्लाइकन्स। इस इमेज में दे नहीं रखा है। ये था हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस के में ही फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर और द कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स हैं, कोलेजन के बने होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स पतले होते हैं और बड़े होते हैं और इलास्टिन के बने होते हैं। और रेटिकुलर फाइबर्स ये भी कोलेजन फाइबर्स के जैसे होते हैं, बट दे फॉर्म द नेटवर्क फॉर द सपोर्ट। नाउ सेल्स हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स एंड द सेल्स। सेल्स हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं, फाइबर्स हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस में क्या क्या होता है ये भी पढ़ लिया। ग्राउंड सब्सटेंस में आता है आपका फ्लूइड, प्रोटीन्स एंड द प्रोटियोग्लाइकन्स। फाइबर्स में आता है आपका रेटिकुलर, इलास्टिक और द कोलेजन फाइबर। और सेल्स में आता है आपका फैट सेल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल एंड द मेलानोसाइट। नाउ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? पहला है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये इरेगुलर शेप्ड के होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिंथेसाइज करते हैं, फाइबर सिंथेसाइज करते हैं, और जब भी कोई भी वुंड होता है तो उस टाइम पे हीलिंग के लिए फाइब्रोब्लास्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? दे आर सिंथेसाइजिंग द फाइबर्स। फैट सेल, फैट सेल का दूसरा नाम होता है एडिपोसाइट्स। इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि इनके अंदर कितना फैट है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस जो होते हैं इनकी शेप इरेगुलर होती है। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं
कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फाइबर्स से अटैच रहते हैं और कुछ विदाउट फाइबर्स होते हैं, तो वो मोटाइल होते हैं, वो ईजिली मूव कर सकते हैं। मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है? मैक्रोफेजेस का फंक्शन है फैगोसाइटिक फंक्शन, मतलब कि ये क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी फॉरेन बॉडी है, जो भी सेल डेब्रिस है, उसको इनगल्फ कर लेंगे, अपने पास ले लेंगे और फिर उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो मैक्रोफेजेस का रोल है digesting, engulfing and the digesting of the foreign particle. ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC, ये हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो ये वहाँ से माइग्रेट करते हैं इन्फेक्शन वाली साइट पे। प्लाज्मा सेल्स किससे बने हैं? बी लिम्फोसाइट से बने हैं, जो कि WBC ही हैं। ये सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज ब्लड में और द टिश्यूज में। मास्ट सेल्स जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में ही पाए जाते हैं। एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, लूज एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मास्ट जो सेल्स होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। और जैसे लीवर है, स्प्लीन है, इनकी आउटर एक फाइब्रस कवरिंग होती है, ये उसके नीचे भी पाए जाते हैं। इनका क्या काम होता है? मास्ट सेल्स के अंदर एक ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिपैरिन आपको पता होगा, हिपैरिन का जो फंक्शन होता है वो ब्लड कोगुलेशन में होता है, और मीन्स हिपैरिन जो है वो ब्लड एज अ ब्लड थिनर है, ब्लड को थिन करता है, कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। और हिस्टामिन क्या है? जब कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है, प्लस आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसको सिक्रीशन करने के लिए भी हिस्टामिन की इम्पोर्टेंस है। तो ये सब हमने सेल्स पढ़ लिए कनेक्टिव टिश्यू में। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली उसका क्या क्या फंक्शन है और कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीज़ों से बना है। कनेक्टिव टिश्यू बना है ग्राउंड सब्सटेंस से, फाइबर्स से और द सेल्स से। हमने सबके बारे में पढ़ा और सेल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा कि क्या क्या था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके क्या क्या टाइप्स हैं? हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है कार्टिलेज, तीसरा है बोन और चौथा है ब्लड। आज के क्लास में हम केवल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कार्टिलेज, बोन और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 2 टाइप्स के टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होता है और उसमें फाइब्रस टिश्यू कम होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रस टिश्यू होगा वो क्या होगा? कम होगा, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होंगे वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब अगर फाइबर्स कम हैं तो इसका मतलब जो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, और जहाँ पे फाइबर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे मूवमेंट कम हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेन 2 डिफरेंस बिटवीन द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये एग्जाम्पल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू इस तरीके से दिखाई देता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कम होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्योंकि फाइबर्स कम है इसलिए स्ट्रेच वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस मिलेगा स्ट्रेचिंग के लिए। नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 3 टाइप्स हैं, एरियोलर, एडिपोस एंड द रेटिकुलर। रेटिकुलर को हम लिम्फॉइड भी बोलते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, रेगुलर, इरेगुलर, सॉरी एक और टाइप है इलास्टिक जो कि इसमें लिखा नहीं है। सबसे पहले पढ़ते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वाइडली स्प्रेड है हमारी बॉडी में। इट कंटेन्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में तीनों तरीके के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन भी होगा, इलास्टिन फाइबर भी होगा और रेटिकुलर फाइबर भी होगा, ग्राउंड सब्सटेंस भी होगा और फिब्रोब्लास्ट भी होंगे। अगर इसको आप देखो, इस इमेज को देखो तो ये माइक्रोस्कोपिकली एरियोलर है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सारे फाइबर्स हैं। एरो मार्क्स जो हैं रेड के वो दिखा रहे हैं आपको, फिब्रोब्लास्ट दिखा रहे हैं और फाइबर्स दिखा रहे हैं।
क्या फंक्शन है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का? इट कनेक्ट एंड सपोर्ट द टिश्यूज जो कि अंडर द स्किन है, जो आपकी स्किन के नीचे जो टिश्यू है दैट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, बिटवीन मसल्स के बीच में है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को सपोर्ट करता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में है, और ऐसे ग्लैंड्स जो कि सपोर्ट करता है सिक्रेटरी सेल्स को। अब है आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मीन्स फैट। तो जो एडिपोज टिश्यू है इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द फैट स्टोरेज सेल्स कॉल्ड द एडिपोसाइट्स। ओके, तो एडिपोज टिश्यू में ऐसे सेल्स हैं जो कि फैट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फैट जो होता है वो लिपिड की फॉर्म में स्टोर रहता है। ये आपका माइक्रोस्कोपिकली दिखाया गया है, एडिपोसाइट्स हैं, इनके अंदर लिपिड है जो कि क्या है, स्टोर्ड है। दो तरीके के एडिपोज टिश्यू होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब दोनों में क्या फ़र्क है? वाइट जो एडिपोज टिश्यू है ये एडल्ट्स में पाया जाता है। 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट इन वेल नरिश्ड एडल्ट्स। एडल्ट्स का जो 20 से 25% बॉडी वेट है उसका उतना क्या है, वाइट एडिपोज टिश्यू है। ये किडनी और आइज़ को सपोर्ट करता है। ये थर्मल इंसुलेटर है, मतलब जो फैट है वो आपकी बॉडी से जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, आपकी बॉडी से हीट को कंजर्व करके रखेगा, आपकी बॉडी में हीट को कंजर्व करके रखेगा। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ एनर्जी स्टोर, एनर्जी को स्टोर करके रखेगा जब मसल फाइबर्स और अंडर द स्किन होगा वाइट एडिपोज टिश्यू। जो आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू है न्यूबॉर्न में पाया जाता है। इसमें कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं। वाइट एडिपोज टिश्यू में कैपिलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट ब्राउन एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा होती है। इट प्रोड्यूसेस मोर हीट देन अदर फैट कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ब्राउन एडिपोज टिश्यू का एक ही फंक्शन है, इसका फंक्शन है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बाय प्रोड्यूसिंग मोर हीट। इसका मतलब जो हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा किस में होती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होती है, जो कि न्यूबॉर्न में ज़्यादा पाया जाता है और जिसमें ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं अगर हम कंपेयर करें वाइट एडिपोज टिश्यू से। तो वाइट एडिपोज टिश्यू एडल्ट्स में पाया जाता है, कैपिलरी नेटवर्क कम होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कंपैरिजन में, और उसके दो फंक्शन हैं, एक तो हीट प्रोडक्शन भी है और एनर्जी स्टोर भी है, बट ज़्यादा हीट प्रोडक्शन ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होती है। अब हम पढ़ेंगे रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू मीन्स लिम्फॉइड टिश्यू। इसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रेटिकुलर फाइबर्स ही देते हैं। इसमें तीनों तरीके के फाइबर्स नहीं होते, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं बस, और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और ये हमारे लिम्फेटिक टिश्यू, स्प्लीन और लीवर में ही पाया जाता है। ओके, सो अभी हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने एरियोलर कंप्लीट किया, एडिपोज कंप्लीट किया और द रेटिकुलर कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे दिस इज़ द रेटिकुलर फाइबर्स। ये मैश लाइक नेटवर्क टाइप होता है, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सारे फाइबर्स पाए जाते थे, बट रेटिकुलर टिश्यू में ओनली रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें तीन मेजर कैटेगरीज हैं, रेगुलर, इरेगुलर एंड द इलास्टिक। रेगुलर का क्या मतलब है कि इसमें जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। फाइबर्स जो हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान स्ट्रेच करना चाहेगा तो वो स्ट्रेच ईज़िली नहीं कर पाएगा, रेजिस्टेंस होगा, उसको रोकने की कोशिश करेंगे ये फाइबर्स। ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके टेंडन्स में और लिगामेंट्स में। टेंडन्स क्या होता है? आपकी बोन है, बोन जो है वो मसल से अटैच्ड है, तो जहाँ पे मसल बोन से अटैच्ड हो रही है उस पार्ट को, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? टेंडन। लिगामेंट क्या है? बोन से बोन जो है वो कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिगामेंट। तो लिगामेंट और टेंडन में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है? ये पाया जाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिससे स्ट्रेचिंग करने में और
रेजिस्टिविटी आती है। नाउ ये है आपका एग्जाम्पल, एक आप देखते हो कोलेजन फाइबर्स जो हैं किस तरीके से एक ही डायरेक्शन में पैरेलली अरेंज्ड है। इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, जो फाइबर्स हैं वो रैंडमली प्लेस्ड है, वो पैरेलल नहीं है, वो उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है। अगर फाइबर्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो जो मूवमेंट होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसकी वजह से इसमें स्ट्रेचिंग करने में बहुत ही ईजिली हो जाएगी और बॉडी कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कोलेजन फाइबर्स देखो इरेगुलरली प्लेस्ड है। थर्ड है आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू नाम से पता चल रहा है, इसमें जो फाइबर्स होंगे वो कौन से होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक बार स्ट्रेच हो जाए फिर से ये अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लंग्स में, आर्टरीज में। लंग्स और आर्टरीज की जो लेयर होती है उसमें इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जिससे ये स्ट्रेच भी हो जाते हैं और फिर वापस रिकॉइलिंग हो जाती है इनकी अपनी शेप की। तो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये स्ट्रेच होने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल शेप में रिकॉइल भी हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये लंग्स में और आर्टरीज में पाए जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जो कि माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देता है। तो हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो फिनिश हो गया। तो आज के सेशन में हमने जो कनेक्टिव टिश्यू था उसमें हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू किन किन सब्सटेंसेस से और किन किन कंपोनेंट से बना होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, ब्लड एंड द बोन। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम ब्लड, बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।